नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली खबर, दिल्ली नीति आयोग की बैठक जारी है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में हुई है, जहां बैठक में सीएम धामी भी मौजूद हैं। दूसरी खबर, देहरादून में उत्तराखंड में वन विभाग अलर्ट मोड पर है। नैनीताल और देहरादून के चिड़ियाघरों के साथ जिम कॉर्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेंटर जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तीसरी खबर, उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, जहां नैनीताल, पौड़ी समेत कई जिलों में बारिश। रुद्रप्रयाग में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 27 मई तक बारिश की संभावना। रुद्रप्रयाग में आंधी तूफान और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। कई वाहन मलबे के साथ बह गए हैं, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 बड़ी खबरों से जुड़ी हुई, जहां सबसे पहली तस्वीर में आप देखेंगे दिल्ली दौरे पर सीएम धामी हैं, खास बैठक, और इस बैठक के लिए ही वो दिल्ली दौरे पर हैं। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड का वन विभाग है। दूसरी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो तीसरी खबर, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज किस तरीके से बदला है। तो ये 3 तस्वीरें हैं देवभूमि की, बड़ी और महत्वपूर्ण। और इस बीच दिल्ली से बड़ी अपडेट, नीति आयोग की बैठक जारी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में ये बैठक में सीएम धामी भी मौजूद हैं। तो देखिए, नीति आयोग की ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है। किस तरीके से राष्ट्रीय विकास पर मंथन किया जाए, अक्सर नीति आयोग की बैठकों में इस पर चर्चा की जाती है। तो दिल्ली से ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि नीति आयोग की ये बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत कर चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नीति आयोग की ये बैठक इस वक्त जारी है। क्या कुछ इस बैठक में होता है, लगातार प्राइम न्यूज की नजर उस पर भी रहेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण ये बैठक है। राष्ट्रीय विकास के लिए आखिर किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, इस बैठक में क्या मंथन होता है, इससे जुड़ी अपडेट भी आपको आगे देंगे। लेकिन इस बीच आपको बड़ी अपडेट, दिल्ली नीति आयोग की बैठक जारी है, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में ये बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से तस्वीरें सामने आई हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक, तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में बैठक, महत्वपूर्ण बैठक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया भी पहुंचे हुए हैं, उत्तराखंड के भी मुखिया पहुंचे हुए हैं। और ये खास नीति आयोग की ये बैठक इस वक्त चल रही है, जिस बैठक में राष्ट्रीय विकास के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और इसके लिए राज्य किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा होती है। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये बातें आपको बता रहे हैं। बैठक में सीएम धामी मौजूद हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं ये बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की। तो बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं, राज्यपाल सम्मिलित हैं, और देखिए किस तरीके से चर्चा हो रही है कि विकास के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय विकास पर खासा फोकस रहता है नीति आयोग की इस बैठक के जरिए, ताकि सभी एक मंच पर आए और अपने अपने सुझाव साझा करें और भविष्य में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इस पर मंथन किया जाता है। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विरोध किया और इसके खिलाफ राज्य सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दी, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रजत जयंती खेल परिसर करने के साथ साथ हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम मानस खंड खेल परिसर करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कड़ी निंदा की और राज्य सरकार से इन स्टेडियमों का नाम परिवर्तन का निर्णय रद्द करते हुए पहले वाले नाम रखने की मांग की। साथ ही कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्यपाल से मुलाकात कर विरोध का धरना प्रदर्शन करेगी। देखिए, उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे, देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तो उत्तर प्रदेश के ज़माने से बना था। इसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हमारे रुद्रपुर में जो मनोज सरकार खेल स्टेडियम है, और हरिद्वार में जो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम है,
इन चारों के नाम राज्य की सरकार ने बदल दिए। इनके नाम बदले जाने पर हमें सबसे बड़ी आपत्ति है, आपने नाम क्यों बदल दिए? क्या ऐसा आपने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रजत जयंती परिसर कर दिया? आप रजत जयंती वर्ष में एक नया स्टेडियम बनाते, कोई नया काम करते और उसका नाम रजत जयंती परिसर रखते, हम आपको साधुवाद देते। आपने काम कुछ किया नहीं, कोई आपका योगदान नहीं है इन सारे स्टेडियम्स में, और आपने नाम बदल दिए। देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि शहर की सड़कों पर अक्सर गंदगी फैली रहती है, जिसे रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए दूर करने का काम करेंगे। साथ ही कहा ये मशीन मुख्य सड़क मार्गों पर उतरेगी और वहां पर जो गंदगी होगी उसे साफ करेगी। इसके साथ ही कहा इसके लिए निगम जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है, जिसके बाद इन मशीनों के खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को मिनिमाइज़ करना और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज़ करना, इसी मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे GVPs हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून। कृष्ण एकादशी के पावन मौके पर उत्तराखंड के लोकपाल में लक्ष्मण मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए, जहां अब 4 महीने तक श्रद्धालु भगवान लक्ष्मण के दर्शन कर सकेंगे। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी भगवती प्रसाद पांडे ने बताया कि इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने पवित्र हिम सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर लोकपाल लक्ष्मण के दर्शन किए हैं और क्षेत्र के सुख समृद्धि की मनोकामना की है। महाकश्यप दुर्भागवेद त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर मोक्षय महामृतात्। तो आज यहाँ पे जो है कि हेमकुंड साहिब पे लक्ष्मण महाराज जी के कपाट और भगवान लक्ष्मण जी के और माता शक्ति जी का जो है कि दर्शन हमें जो है कि यहाँ पे जो है कि अभी मिला है, और आगे कल प्रातः 24 तारीख को जो है कि ब्रह्म मुहूर्त पे भगवान जी का अभिषेक, रुद्राभिषेक होगा, और हमारे पंचांग पूर्वांग के पूजनों के आधार से ही भगवान का जो है कि अभिषेक किया जाएगा। और हनुमान जयंती का जो शुभ मुहूर्त आज आरंभ है, और कल को जो है कि भगवान जी के जो है कि 24 तारीख को कपाट पूर्ण रूप से खोले जाएंगे। कल से जो गिरनार घाटी की जो लोकपाल घाटी है, यहाँ पे जो हिंदू जो आस्था का जो कुंभ स्थल है श्री लोकपाल तीर्थ आज जो है खोल चुका है। भक्तों के लिए विधि विधान पूर्वक जो है इस मंदिर के कपाट जो है आज से श्रद्धालुओं के खुल चुके हैं। अब 4.5 माह तक जो है भगवान श्री लोकपाल मंदिर के कपाट जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। श्रद्धालु जो है लगभग 19 किलोमीटर की गोविंद घाट से खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद इस तीर्थ के दर्शन जो है यहाँ पे कर सकेंगे। कहा जाता है कि जो भगवान लक्ष्मण जी हैं तो उन्होंने पूर्व जन्म में यहाँ पे तपस्या की थी शेष नेत्र अवतार में, और उसके बाद जो है लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो है पूरे 4.5 महीने तक तांता लगा रहता है। और ये जो तीर्थ जो है पौराणिक तीर्थ, इसे दंडी पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है। और श्रद्धालु जो है लगभग 4.5 माह तक जो है प्रतिदिन यहाँ पे हजारों की तादाद में पहुँचेंगे और आस्था की डुबकी लगाने के बाद भगवान लक्ष्मण के दर्शन करेंगे। प्राइम न्यूज़ के लिए लोकपाल तीर्थ से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, KMVN, मंडी परिषद और जल संस्था विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे और पूरे हो चुके विकास कार्यों की समीक्षा की गई। विधायक ने अपने कार्यकाल में पूरे हुए कार्यों का शीघ्र लोकार्पण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान क्षेत्र में सड़कों की स्थिति, विद्युत, जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था समेत अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। तो देखिए, विधायक ने कई विभागों की समीक्षा की है।
तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरीके से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। तो विधायक ने अधिकारियों के साथ ही खास बैठक की और बैठक से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरा मतलब जो चयनित मेरे को हल्द्वानी की महान जनता ने करा है, तो जो विधायक निधि का वितरण हुआ है उस विधायक निधि के लोकार्पण नहीं हो पाए संपन्न। तो मैंने उनको निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जो लोकार्पण 2022 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस प्रदेश में विधायक निधि खर्च करने में सबसे तेज मैं ही रहा हूँ। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो विधायक निधि है और जो त्वरित यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पूर्ण कर पाएँ। तो वही मैंने पहले निर्देश दिए। पर उसके बाद अवश्य, क्योंकि गर्मी का सीजन आने वाला है, आ ही गया है, पानी की आपूर्ति कैसे होगी, जल संस्थान से मैंने डिस्कशन करा। उनके जो कुछ प्रस्ताव है, मैंने कहा मेरे लायक जो हो आप मुझे बताइए, कुछ अगर विधायक निधि के मद से अगर कहीं पे पेयजल की आपूर्ति के लिए आपको चाहिए कुछ तो मुझे बताइए। फिर दूसरा जो हमारा इरिगेशन का विभाग है, क्योंकि तुरंत उसके बाद बारिश हो जाती है और फिर जल भराव हो जाता है। ये देश में कोविड के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पूरे देश में जहां 277 मामले मिले हैं, वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों मामले माइग्रेंट हैं। एक गुजरात से ऋषिकेश पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरी पश्चिम बंगाल से आई है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी सीएमओ को ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, देहरादून में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि से भी यही खबर मिल रही है कि 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि बाहर से आए हुए यात्री थे जिनको कोरोना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। स्वास्थ्य महकमा लगातार मुकम्मल तैयारियां कर रहा है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुने ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटल अवस्था में है, कोई ऐसी उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट हैं वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की हिस्ट्री थी, वो आई थी आपके बेंगलोर से, तो वो डॉक्टर ही है थी मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटल्ड है और अभी होम। उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले श्रीकांत को अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं आदिवासी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संगठन के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन ने नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण के साथ ही राज्यों और क्षेत्रों में शाखाओं के साथ समन्वय, सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए जागरूकता अभियानों का संचालन करने की जिम्मेदारी दी है। मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे संगठन की कसौटियों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अध्यक्ष ने आभार जताया है, जहां श्रीकांत को नई जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन वो पूरी सच्चाई के साथ करेंगे, इसका भरोसा भी उनकी तरफ से दिलाया गया है। आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत, और इस मौके पर उन्होंने खुशी भी जाहिर की है, आभार भी जताया है। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, और धन्यवाद करूंगा संयुक्त मोर्चा, अखिल भारतीय संयुक्त मोर्चा का, कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे यहाँ पे दी है पूरे भारत में। मुझे अभी परसों ही सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जो नियुक्ति पत्र आया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का मैं राज्य अध्यक्ष बना हूँ। और मैं वर्तमान, जैसे आपने कहा कि वर्तमान समय से कई जिम्मेदारियां पहले से निभा रहा था। इससे पहले मैं प्रदेश महासचिव था, उससे कांग्रेस में भी मैंने अध्यक्ष का पद निभाया है, और इस समय मैं पूरे राष्ट्रीय लेवल का नेतृत्व करने जा रहा हूं। मैं एक बार फिर से
उनका धन्यवाद करूंगा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर ओम सुधा जी का, जो हमारे सीनियर विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है निशा बुराग मैम का, विनोद जी का, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे मेरे कार्यशैली को देखते हुए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। देहरादून में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट हो गया है। इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर समेत जिम कॉर्बेट और टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी के मुताबिक उत्तराखंड में भी SOP जारी की गई है। साथ ही कहा इसके लिए पूरा वन विभाग अलर्ट मोड पर है। देखिए, सेंट्रल यूथ अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें जो ये इसको वर्ल्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और SOP उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीठी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर माना बर्ड फ्लू से मरा है, उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का सकता है। अब खबर देहरादून से है, जहां भाषा विभाग की तरफ से हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के सभी गाड़ियों के नंबर प्लेटों में हिंदी में उत्तराखंड लिखने के लिए परिवहन विभाग को सुझाव दिया गया है, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जिसको लेकर सुबोध उनियाल ने कहा कि नंबर प्लेटों में UK लिखने से यूनाइटेड किंगडम का संदेश जाता है और इसके बदले नंबर प्लेट्स पे उत्तराखंड को मान्यता देने के लिए परिवहन विभाग को सुझाव दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भी इसी नीति पर काम कर रहा है और राज्य की अपनी भाषा का संरक्षण करने से राज्य की संस्कृति और संस्कार बचे रहते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास है और इस दिशा में परिवहन विभाग को एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया जा रहा है, जहां UK की जगह उत्तराखंड लिखवाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि एक पहचान ये जाए कि हाँ, भारत जो है, उत्तराखंड जो है, वो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को भी बढ़ावा देती हुई ये पहल सामने आई है, ये सुझाव सामने आया है। जिस तरह हम UK लिखा करते हैं और UK उत्तराखंड में गाड़ियों में, हमने एक परिवहन विभाग को कहा कि हम लोगों को ऊखों को भी मान्यता देनी चाहिए, जिसको कि UK से कभी कभी एक मैसेज आता है कि यूनाइटेड किंगडम, और ऊखो बहुत स्पष्ट होगा कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के ऊपरो के नाम से। तो मैं समझता हूँ कि भाषाओं का, अपनी भाषाओं का उत्थान करना ये आवश्यकता भी है समाज की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जिस राज्य में अपनी भाषाओं को संरक्षण मिलता है उस राज्य की संस्कृति भी बची रहती है और संस्कार भी। देहरादून में डस्टबिन फ्री दून कारगर होता नहीं नजर आ रहा है। कई जगहों पर खुले में कूड़े देखे जा रहे हैं और लगातार लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले डस्टबिन फ्री दून की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि शहर के भीतर मौजूद सभी कूड़ेदानों को हटाया गया था और आम जनमानस से ये अपील की गई थी कि कूड़ा उठाने की गाड़ियों में ही वो अपने घरों का कूड़ा डालें, ताकि शहर के विभिन्न हिस्सों में कूड़े की वजह से बीमारियां ना फैलें। देखिए, बिल्कुल लगातार अपील भी की जाती है। जो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं क्षेत्र में और जितने भी हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की ओपन डंपिंग को अलाउ ना करें। वहाँ पर ट्रॉलीज़ भी हमने डिप्यूट की हैं। काफ़ी सारे हमारे मेजर जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स थे, जहाँ पर कि बल्क में वेस्ट सार्वजनिक स्थल पर गिराने की शिकायत मिल रही थी, उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ पर ट्रॉलीज़ भी डिप्यूट की गई हैं। 47 ट्रॉलीज़ डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को, कि ताकि वो अपने क्षेत्रों में इन सभी गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स को किल कर सकें। लेकिन इसके साथ ही क्षेत्र के सभी निवासियों से भी अपील है कि कहीं भी खुले में कूड़ा ना डंप करें। कंसर्निंग ट्रॉलीज़ में और जो कंसर्निंग क्षेत्रीय सुपरवाइजर्स हैं, उनसे समन्वय बनाते हुए। देहरादून में सरकारी बसों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि बस यात्रियों को कभी ठीक तरीके से टिकट नहीं दिया जाता है, तो कभी कंडक्टर टिकट देने से ही मना कर देते हैं। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस परेशानी से निजात मिलने वाली है। RTO में RTA की बैठक में ई-टिकट कॉन्सेप्ट को रखा गया है, जिसके बाद बसों में मैनुअल टिकट लेने की जगह यात्री अब ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।
तो देखिए, कंडक्टर ने यात्रियों को टिकट की सुविधा और बेहतर तरीके से उपलब्ध हो पाए, इसके लिए ई टिकट की सुविधा सामने आने वाली है। सरकारी बसों में यात्रियों को भारी परेशानी क्योंकि टिकट के लिए होती है, और इसी के चलते कंडक्टर ने यात्रियों को टिकट देने से मना किया, जिसके बाद अब इस पर विचार किया जा रहा है कि ऑनलाइन टिकट की शुरुआत की जाए। हमारा ये प्रयास है, क्योंकि अभी तक कुछ शिकायतें मिलती हैं कि बसेस टिकट नहीं दे रही हैं या टिकट प्रॉपर नहीं दे रही है, तो ई टिकट से हमारे ये इंश्योर हो जाएगा कि कितनी गाड़ियों में कितने लोग गए हैं। एक तो हमारे को पब्लिक का संख्या भी पता चल जाएगी, और लोगों को ई टिकटिंग के माध्यम से एग्जैक्ट अपने जो भी डेस्टिनेशन होगा वहाँ के टिकट भी मिल जाएंगे। इसको हम आरटीए में प्रस्ताव रखेंगे, और जितनी भी हमारी सिटी ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है स्टेज कैरिज में, उसमें। अब खबर रुड़की से है, जहां नगर पालिका परिषद को मच्छरों से मुक्त करने के अभियान में मंगलौर अधिकारी को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल मंगलौर पालिका क्षेत्र में मच्छरों पर फॉगिंग के जरिए काबू पाया गया। वहीं बरसात से पहले सभी नाली नालों की पूरी तरह से सफाई करा दी गई है, जिसको लेकर ईओ नौशाद हसीन ने दावा किया कि अगले साल तक जल संस्था की मदद से ड्रेनेज सिस्टम की ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जिससे क्षेत्र के किसी भी कोने में जल भराव की समस्या नहीं होगी। क्या है कि एक तो यहाँ पे नालों की जो नाले थे, छोटे बड़े नाले, उनकी हमने सबकी सफाई करा दी है। सुचारू रूप से उनमें पानी चल रहा है, और दोबारा से उनका सफाई का काम हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा हमने पूरे शहर में एक बार फॉगिंग करा दी थी, फिर दूसरी बार फॉगिंग कराई है। अब फॉगिंग तो फिलहाल हमने बंद कर दिया है, तो कीटनाशक दवाई का छिड़काव हम करा रहे हैं, जिसका एक राउंड कंप्लीट हो चुका है और दूसरा राउंड उसका चल रहा है, जिससे यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि आगे डेंगू फैलने की भी संभावना रहती है, इसलिए साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगे बरसात भी आने वाली है, किस तरह क्या दिक्कत झेलनी पड़ेगी अभी या? हाँ, क्या है एक्चुअली जो यहाँ के रोड हैं, हाईवे हमारा बना है, तो पानी का जो स्तर है हमारे मंगलौर का, वो हाईवे से थोड़ा नीचे है, थोड़ा कस्बा भी नीचे आ गया है, तो पानी निकलने में काफ़ी समस्या होती है। उसके लिए जल संस्थान द्वारा लगभग 62 करोड़ रुपए की DPR तैयार की गई है, जो पूरे कस्बे में जिसकी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, और जिसकी जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि उसकी अभी वित्तीय स्वीकृति बाकी है, बाकी उसकी टेक्निकल। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, उत्तराखंड में बरसेंगे बादल। ये महत्वपूर्ण अपडेट। नैनीताल, पौड़ी समेत कई जिलों में बारिश। रुद्रप्रयाग में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग में आंधी तूफान और बारिश का कहर। बारिश से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। कई वाहन मलबे के साथ बह गए हैं, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। 27 मई तक बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो कई घरों को नुकसान पहुंचा है। 27 मई तक बारिश की संभावना है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। आंधी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों का नुकसान भी हुआ है, लोगों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, मलबे में दबे हैं। तो देखिए, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इधर हल्द्वानी में नगर आयुक्त ऋचा सिंह की सतर्कता से स्कूटी के जरिए हो रही अवैध शराब की डिलीवरी का पर्दाफाश हुआ है। नगर आयुक्त ने बताया कि मानसून के चलते नालियों की सफाई हो रही थी, उसी समय एक संदिग्ध स्कूटी सवार को धर दबोचा गया। स्कूटी की तलाशी लेने पर उसमें से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। विभाग की मौजूदगी में स्कूटी को सीज कर दिया गया है और शराब जब्त कर ली गई है। किया गया है। मैं नालियों की सफाई का कार्य देख रही थी, उसी समय एक स्कूटी पर एक ज़्यादा एज नहीं थी, 18 साल का ही हम कह सकते हैं कि जो है युवा था, और वो देखने के बाद उसने स्कूटी अपनी रोक दी और भागने लग गया। तो डाउट हुआ, और जब खोल कर देखा गया तो स्कूटी में हमको जो शराब की बोतलें हैं वो मिली हैं। आबकारी की टीम को मौके पर बुलाया गया है, उसकी स्कूटी को सीज किया गया है, और बाकी इसमें आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इधर लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां दरअसल नंदौर नदी में अचानक पानी की मात्रा बढ़ गई, जिससे आसपास हड़कंप मच गया और खनन कार्य में लगे मजदूर और वाहन मालिकों ने भागकर जान बचाई। इस बीच कुछ डंपर पानी में बह गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।
और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।